नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम और बिंदुसार उसके बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सम्राट अशोक और उसका धम्म। अशोक का जो शासन प्रारंभिक काल है वो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक का है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एवं बिंदुसार द्वारा पोषित एवं संरक्षित विशाल साम्राज्य के सुयोग्य उत्तराधिकारी अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा में सत्ता संभाली। अशोक का नाम न केवल भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में शामिल है, वरन वे अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे विश्व के महानतम सम्राटों में प्रमुखता से इतिहास में याद किया जाता है। निश्चय ही उसका शासनकाल भारतीय इतिहास के श्रेष्ठत्व का प्रतिनिधि कहा जाने योग्य है। अब हम आते हैं कि अशोक के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन क्या क्या साधन हैं जिनके बारे से हम अशोक के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो यहाँ पे अशोक के विषय में विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में लगभग उन समस्त स्रोतों से जानकारी मिलती है जिनसे कि अन्य मौर्य शासकों पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपने विषय में सर्वाधिक जानकारी अशोक स्वयं अपने अभिलेख में छोड़ गया, जिनसे उसके जीवन के क्रियाकलापों पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। अशोक के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले स्रोतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि होती है। यद्यपि अनेक विद्वान साहित्यिक स्रोतों की ऐतिहासिकता एवं उसमें वर्णित विवरण की सत्यता पर संदेह करते हैं, किंतु फिर भी उनसे प्राप्त अनेक तथ्यों के महत्व को कम नहीं माना जा सकता। अशोक पर प्रकाश डालने वाले साहित्यिक स्रोतों में दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, दिव्यदान, अशोक का वंदन, माला, आर्ष मंजूश्री, मूल कल्लप, राजतरंगिणी व पुराण कथाएं आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त कुछ चीनी लेखकों फायान, हैंसांग व इतिसिंह ने भी अपने वर्णन में अशोक का उल्लेख किया है। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत थे जिनके आधार पर आप अशोक के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अशोक के स्वयं के अभिलेख हैं। अभिलेखों के बारे में मैंने आपको जब मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के साधनों में आपको अभिलेखों के बारे में मैंने बताया था, उसी के अंतर्गत इन अभिलेखों में अशोक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम टिफेंटर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। आप बच्चों नोट करेंगे, सबसे प्रथम जो अशोक का स्तंभ है उसका पता किसने लगाया था, तो टिफेंथलर जो था उसने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। किंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने व उसका संबंध अशोक से जोड़ने में, क्योंकि अभिलेखों में किसी राजा का नाम उल्लेखनीय है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसप, इसको नोट करेंगे आप, जेम्स प्रिंसप को 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। अतः अशोक के इतिहास जेम्स प्रिंसप अशोक द्वारा इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों पर, नगरों के समीप प्रसिद्ध व्यस्त राजमार्गों व धार्मिक स्थानों पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके आदेशों से परिचित हो सके। अधिकांशतः महत्वपूर्ण आदेशों को बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया गया था। अशोक के अभिलेखों भी कई प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफालेख, शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख, दो प्रकार के बड़े शिलालेख, ये संख्या 14, जो कालसी, मानसहरा, शाहबाज गड्डी, गिरनार, सोपारा, यरगुड्डी, धौली तथा जोगट में पाए गए। लघु शिलालेख, ये लेख बेराट, रूपनाथ, सहसराम, ब्रह्मगिरी, गतिमथ, जटिंग रामेश्वर, मस्की, पालिकीगुंडू, रज्जुमंडगिरी, सीधापुर, यरगुड्डी, गुजेरा व अहरोरा में पाए गए। अब इसी के आधार पर स्तंभ लेख थे, इनकी संख्या कितनी है, 7 है, तथा इलाहाबाद, दिल्ली,
टोपेरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया, अर्राज लोरिया, नंदगढ़ तथा रामपुरा में भी मिले हैं। गुहा अभिलेख हैं, इनकी संख्या 3 है। बच्चों आप इसको नोट करते रहेंगे। अभिलेखों की संख्या, स्तंभ लेखों की संख्या और गुहा लेखों की संख्या, इनको मैं पिछले व्याख्यान में आपको बता चुकी हूँ कि स्तंभ लेख कौन से हैं, गुहा लेख किन्हें कहा गया है, अभिलेख किन्हें कहा गया है। इनकी जो संख्या है गुहा लेखों की 3 है, जो बराबर की गुफाओं में हैं। इनके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख निगलसीगढ़, सांची, सारनाथ, वैराट, रुमदेनी व कांधार भी मिलेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं, अशोक के उपरोक्त नार अभिलेख में नागार्जुनी गुफा अभिलेख इस विषय में उल्लेखनीय है। अब ये तो आपने पढ़ा कि अशोक के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से थे। अब जो टॉपिक है उसका आगे वर्णन है कि अशोक का प्रारंभिक जीवन और उसका परिवार, यानी अशोक का जीवन परिचय। अशोक के जीवन परिचय में अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय, यानी देवताओं के समान प्रिय कहकर संबोधित किया गया। भारव अभिलेख में उसे प्रिय जैसी, जबकि मस्की में उसे बुद्ध शाकाय कहा गया। अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। यह अभिलेख मस्की, उजेरा, नतूर और उदय गोलम रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ महाबुद्धि वंश में इसकी माता का नाम धम्मा मिलता है। दिव्यदान में इसकी माँ का नाम पाशादिका प्राप्त होता है। एक ग्रंथ में अशोक अवदानमाला में इसकी माता का नाम शुभ्रांगी बताया गया है। स्मिथ के ग्रंथ में अशोक की में भी माता का नाम शुभ्रांगी मिलता है। अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ में असिद्धिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिक्षरक्षिता तथा अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है। आप इनको नोट कर लेंगे। बौद्ध ग्रंथ में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख है। उसके 2 पुत्रों कुणाल और महेंद्र के नाम का भी बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक के किन पुत्रों का नाम उल्लेख है। मिलता है। उसके प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तीवर का भी उल्लेख है। यद्यपि अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तथापि हम उसके प्रारंभिक जीवन के लिए मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यदान तथा सिंहलीय अनुस्मृतियों पर निर्भर करना पड़ता है। इनसे पता चलता है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वे पाटलिपुत्र आया। सिंहली अनुस्मृतियों से पता चलता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया, परंतु उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं मिलता है। इसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है, अतः सिंहली साक्ष्य को सही नहीं माना जा सकता। अभिलेख के साक्ष्य से ये भी ज्ञात होता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में उसके भाई व बहन जीवित थे, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में निवास करते थे। दिव्यदान में उसके सुसीम तथा विगाताशोक नामक 2 अन्य भाइयों का उल्लेख मिलता है। सिंहली परंपराओं में उन्हें सुमन तथा तिष्य भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसके और भी भाई बहन रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राजकुमारों के पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। कुछ कथाओं के अनुसार बिंदुसार स्वयं अशोक को राजा न बनाकर सुसीम को राजगद्दी देना चाहता था। बौद्ध परंपराएं इस बात की पुष्टि करती है। अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अमात्यों की सहायता से राजगद्दी हथा ली तथा उत्तराधिकार के युद्ध में
सुषुम्न के बीच बताया गया है, किंतु दक्षिण बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। प्रथम विवरण तर्कसंगत प्रतीत होता है। राजगद्दी प्राप्त होने के पश्चात अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगा। इसी कारण उसका राज्यारोहण 4 वर्षों के बाद यानी 269 ईसा पूर्व अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। बच्चों इस डेट को आप नोट करेंगे, 269 ईसा पूर्व। उसके अभिलेखों में अभिषेक के काल से ही राज्य गणना की गई। अब आता है कि अशोक प्रांतीय शासक के रूप में कैसा था। तो अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में प्रांतीय सूबेदार उपराजा के रूप में शासन संबंधी अनुभव प्राप्त कर लिया। सर्वप्रथम उसे अवंती का सूबेदार बनाया गया। कुछ समय पश्चात उससे बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह का शांत करने के लिए भेजा गया। बिंदुसार के अंतिम दिनों में वह तक्षशिला में विद्रोह का दमन का कार्य कर रहा। उसने बिंदुसार के ही रोगाग्रस्त होने का समाचार मिला तो वह मगध के लिए प्रस्थान कर गया, किंतु वह पाटलिपुत्र पहुंचकर वह अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा। 273 उसके अभिलेखों में सर्वते देवान प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। इन उपाधियों से उसकी महत्ता सूचित होती है। मास्की तथा गुजारा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन भी कहा गया है। अब इसका आगे का जो है वो है कि उत्तराधिकार ईसा पूर्व के पश्चात अशोक के सिंहासन पर बैठने अर्थात 269 ईसा पूर्व में मध्य का 4 वर्ष का अंतराल उत्तराधिकार संघर्ष का समय था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन हस्तगत किया अथवा नहीं, ये एक विवाद का विषय है, किंतु ये सत्य है कि अपने बड़े भाई सुषुम्न को रास्ते से हटाने के लिए उसने अवश्य ही संघर्ष किया। दिव्यदान के अनुसार ये संघर्ष बिंदुसार के जीवन का आरंभ हो गया। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र सुषुम्न को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि उसका प्रधानमंत्री, बच्चों प्रधानमंत्री का अपना नाम नोट करेंगे, खलाटन और मंत्री, प्रधानमंत्री तो था खलाटन और मंत्री था राधा गुप्त। ये अशोक के पक्ष में थे। अतः बिंदुसार की मृत्यु के तत्काल बाद ही मंत्रियों की सहायता से अशोक ने सिंहासन को अधिकृत कर लिया, किंतु सुषुम्न के नेतृत्व में उत्पन्न हुए गृह युद्ध को समाप्त करने में उसे 4 वर्ष का समय लग गया। सुषुम्न अपने समर्थक भाइयों एवं साथियों के साथ युद्ध में मारा गया। तब अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर जैसे कई विद्वान यह नहीं मानते हैं कि अशोक जैसा भातृत्व प्रेमी व्यक्ति अपने भाइयों की हत्या कैसे कर सकता है। इस विषय में डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बिंदुसार की मृत्यु पर या इससे कुछ पूर्व राजकुमारों में राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। अशोक ने संघर्ष में पूरा भाग लिया और उसने उन भाइयों को रास्ते से हटाना पड़ा जो उसका विरोध कर रहे थे। अब है कि राज्य अभिषेक। अशोक के समय जो राज्याभिषेक का जो है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, कौन साक्ष्य मिलते हैं किसमें हमें, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपनी से अशोक ने अपने बड़े व सौतेले भाई सुषुम्न यानी सुमन को हटाकर गद्दी प्राप्त की, परंतु ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों एवं परिवार का उल्लेख मिलता है। संभव है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या की हो, क्योंकि उसके गद्दी पर बैठने और राज्य से बीच के समय 4 वर्ष का लंबा अंतराल मिलता है। बच्चों आपके जो बुक है उसमें मैप का भी उल्लेख है। आप मैप के माध्यम से जो मानचित्र है, जैसे अशोक का साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था वो उसमें वर्णित है, आप उसके माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में इस चीज़ को जल्दी ही बैठेगा और आप उसको जल्दी से याद कर पाओगे। अशोक की जो विजय हैं
विजय अभियान है अशोक के वो बहुत कम है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था आपको कि अशोक का जो विजय अभियान है वो केवल कश्मीर और कलिंग का जो युद्ध था वो युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। और इसमें पहले अपन कश्मीर का उल्लेख मिलता है। तो उस कश्मीर के उल्लेख में युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि शासन के आरंभिक वर्षों में अशोक ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और भारत के उन प्रांतों पर आक्रमण किया जो कि मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे या अर्ध स्वतंत्र थे। कश्मीर के इतिहास का इतिहासकार जो कल्हण था अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में उल्लेख किया है। बच्चों आप इसको याद करेंगे, कश्मीर का इतिहासकार कल्हण, और कल्हण की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? राजतरंगिणी, यानी KR में इसको ऐसे आप याद कर लेंगे, K यानी कल्हण और R यानी राजतरंगिणी, यानी कश्मीर कल्हण की राजतरंगिणी। अशोक ने अपने राज्यारोहण के बाद कश्मीर की विजय की और वहाँ विहार चैत्य। और कल्हण ये भी लिखता है कि कश्मीर उसने धर्माने बिहार में अशोकवेश्वर नामक 9 मंदिरों का निर्माण कराया, किंतु कल्हण के अतिरिक्त किसी भी स्रोत में अशोक के इस विजय का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में केवल कलिंग विजय का वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए ये कठिन है ये कहना कि कश्मीर विजय अशोक ने की थी, जबकि ये सत्य है कि कश्मीर अशोक के साम्राज्य का एक ही भाग था। ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कश्मीर विजय संपन्न कर ली और अशोक ने अपनी शक्ति द्वारा उसे पुनः व्यवस्थित कर लिया। अब इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण विजय है जिससे इसका पूरा जीवन ही बदल जाता है और प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक का नाम जो राष्ट्रीय शासक के नामों की श्रेणी में आ जाता है, वो इसके युद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है कलिंग विजय। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। बच्चों आप नोट कर लेने से राज्यारोहण के 8 या 9 यानी 261 ईसा पूर्व में, ये उल्टा चलता है, बिफोर ईसा AD और BC। तो कलिंग की विजय की इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। नंद वंश के पतन के बाद, नंद वंश का पतन किसने किया था? आप रिमाइंडर कीजिए, नंद वंश का पतन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। तो नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यहाँ कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम युद्ध कलिंग राज्य के विरुद्ध था। यद्यपि बिंदुसार के काल तक कलिंग और मगध में राजनीतिक संबंध थे, किंतु उत्तराधिकारी संघर्ष की अवस्था का लाभ उठाकर कलिंग ने पूर्ण स्वतंत्रता उपयोग करना शुरू कर दिया, अतः अशोक के लिए ये युद्ध आवश्यक हो गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि मगध और कलिंग का ये संघर्ष इतना भयंकर था कि इसका अनुमान किया जा सकता है कि इसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति कैद हो गए और उनसे कई अधिक भूखे और रोग से मृत्यु से शिकार हो गए। इस युद्ध में कलिंग की पराजय हुई और मगध का प्रांत घोषित कलिंग को किया गया। अशोक ने उससे एक पृथक प्रांतीय शासक के रूप में अधीन कर लिया। आधुनिक उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित तोसाली को उसकी राजधानी बना दिया गया। किसकी? कलिंग की राजधानी तोसाली। अब आपने देखा कि इतना भयंकर इसमें युद्ध हुआ। इसमें ये कहा जाता है कि इस युद्ध में गर्भवती स्त्रियों पर भी प्रहार किया गया था। इतना नरसंहार हुआ था जिसको देखकर अशोक ने युद्ध भीरु की नीति को हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर दिया और धर्म भीरु की नीति को उसने अपना लिया। इस युद्ध के इतने भयंकर परिणाम उसके हृदय पे पड़े कि उसने कभी भी शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर ली।
और वो इसके बाद बहरी घोष सदा के लिए मुख हो गया, धम घोष का शांतिप्रद नहश्चित नाद दिगंत में गूंज उठा। इस विजय के भयंकर परिणाम स्वरूप अशोक की प्रवृत्ति चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हुई। अशोक के 7वें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि कलिंग विजय के पश्चात जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उसने धर्म के प्रति अनुरक्त हो गया, अंततः बौद्ध धर्मानु बन गया। स्मिथ के अनुसार इस युद्ध का प्रभाव अशोक के जीवन की परिवर्तनकारी घटना थी। अब उसका उद्देश्य सैनिक विजय नीति के स्थान पर शांति प्रिय नीति हो गया। इससे मगध और भारत के इतिहास में विस्तार विधि युग के स्थान पर राजनीतिक शांति, सामाजिक उन्नति, धर्म प्रचार के युग का प्रादुर्भाव हुआ। कलिंग युद्ध निस्संदेह एक युग निर्माणक घटना थी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस प्रकार व्यक्त किया, कलिंग विजय के बाद राजाओं तथा सम्राटों की राज्य विस्तार की लालसा उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की नीति जो बिंबिसार के अंग प्रदेश की विजय से प्रारंभ हुई लुप्त होती गई। इसके बाद दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय के युग का आविर्भाव हुआ। तो आपने देखा कि कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। आप इसको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और याद करेंगे और जो महत्वपूर्ण इसके एक नंबर के वाले प्रश्न हैं वो आप उसमें बनाएंगे। धन्यवाद।